नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से एक खबर है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सपरिवार ट्यूलिप के बल्ब रोपकर एक विशेष अभियान का शुरुआत किया। बता दें, मुख्यमंत्री आवास परिसर में 17 प्रजातियों के करीब 4 ट्यूलिप उगाए गए हैं। आपको बता दें, इसमें लोग पर्पल और बाई कलर जैसे आकर्षक ट्यूलिप प्रजातियां भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उद्यान भवन को ट्यूलिप के व्यावसायिक उत्पादन के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुष्प उत्पादन, बागवानी, मशरूम और मौन पालन जैसे क्षेत्रों में नवाचार से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में सरकार इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान का असर देखने को मिला है। बता दें, उत्तराखंड के 13 जिलों में 204 जनसेवा कैंप आयोजित किए गए थे, जिसमें 1,35,000 से अधिक लोगों की सीधी सहभागिता रही। बता दें, 17,747 शिकायतें दर्ज की गई थी, जिसमें से 12,776 का त्वरित निस्तारीकरण किया गया है। आपको बता दें कि 19,784 प्रमाण पत्र और साथ ही आवेदन एक ही मंच पर 77,000 से ज्यादा लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है। बता दें, सीएम धामी के नेतृत्व में जन केंद्रित शासन की पहल की गई है। और आपको बता दें कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान का असर देखने को मिला है। उत्तराखंड के 13 जिलों में 204 जनसेवा कैंप आयोजित किए गए हैं। बता दें, 747 शिकायतें दर्ज की गई थी, जिसमें 12,776 का त्वरित निस्तारीकरण किया गया है। 17,000 शिकायतों में से 12,000 का त्वरित निस्तारीकरण किया गया है, जिसमें से 19,734 प्रमाण पत्र आवेदन एक ही मंच पर 77,000 से भी ज्यादा लोगों की सहभागिता रही और त्वरित उनके जितने भी सहभागिता रही और साथ ही अधिक लोगों ने इनसे सीधी बातचीत की। बता दें, 747 शिकायतें दर्ज की गई थी, जिसमें से 12,746 प्रमाण पत्र के आवेदन दिए गए थे। इसके साथ ही जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान का असर देखने को मिला। उत्तराखंड के 13 जिलों में 200 बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार स्क्रीन पर नजर डालिए। उत्तराखंड में कार्बन क्रेडिट को लेकर अहम बैठक की गई है। बता दें, मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय की समीक्षा की। बता दें, कार्बन क्रेडिट बन सकता है राज्य के लिए बड़ा आय स्रोत। बता दें, पर्यावरण विभाग बनाया गया कार्बन क्रेडिट का नोडल विभाग 1,000 इलेक्ट्रॉनिक बसों से मिलेगा। इसके साथ ही कार्बन क्रेडिट का लाभ वन पंचायतों और पीएससी से होगी। आय अर्जन की योजना, कार्बन क्रेडिट बेचकर अतिरिक्त राजस्व जुटाने की तैयारियां होगी। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कार्बन क्रेडिट को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई थी। आपको बता दें, मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय की समीक्षा की, जिसके बाद कार्बन क्रेडिट बन सकता है राज्य के लिए बड़ा आय स्रोत।
बता दें कि पर्यावरण विभाग बनाया गया है, उसके साथ ही कार्बन क्रेडिट का नोडल विभाग 1000 इलेक्ट्रॉनिक बसों से मिलेगा, जिसके बाद कार्बन क्रेडिट का लाभ उन सभी लोगों को मिलेगा। वन पंचायतों और पीएससी से होगी आयोजन की योजना। इसके साथ ही कार्बन क्रेडिट बेचकर अतिरिक्त राजस्व जुटाने की तैयारियां की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बिहार महिला आयोग ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के हालिया बयान पर कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें, आयोग का कहना है कि उनके बयान से बिहार की महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोग ने पत्र में लिखा है कि जिस राज्य में महिला सशक्तिकरण और विकास मंत्री रेखा आर्य, वहीं उनके पति द्वारा ऐसा बयान देना निंदनीय है। आयोग ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इस मामले में तुरंत उचित कदम उठाई जाए। वहीं पत्र में यह भी बताया गया है कि मंत्री रेखा आर्य हमेशा महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, लेकिन उनके पति के बयान के उन प्रयासों और जनता की उम्मीदों को नुकसान पहुंचाया है। आयोग ने इस प्रकार के बयान को रोकने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया है। यहीं बिहार महिला आयोग की यह पहल बताती है कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक बातें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग ने यह भी कहा कि सभी राज्य सरकारों को ऐसे मामलों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को उधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र में बुक्सा जनजाति समाज के राजा जगदेव की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया। बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा जगदेव का जीवन त्याग, वीरता, धर्मनिष्ठा और संस्कृति संरक्षण का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने बताया कि यह अवसर केवल प्रतिमा के अनावरण का नहीं, बल्कि बुक्सा जनजाति को गौरवशाली परंपरा और बलिदान को याद करने का दिन है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण योजनाएं भी की हैं। बता दें, पहली ग्राम सभा रोशनपुर में श्री डल बाबा मंदिर परिसर का 4 दीवारी, टीन शेड, फर्श और शौचालय का निर्माण। बता दें, दूसरी की ग्राम बलराम नगर से खेमपुर तक 3 किलोमीटर सड़क का पुनर्निर्माण। वहीं ग्राम सीतापुर के एएनके इंटर कॉलेज तक 4 किलोमीटर सड़क का पुनर्निर्माण। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नई पहल की शुरुआत की है। सीएम ने राजा जगदेव की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके बाद बुक्सा जनजाति की परंपराओं को नमन किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 3 महत्वपूर्ण काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए, जहां ग्राम सभा रोशनपुर में श्री डल बाबा मंदिर परिसर में 4 दीवारी, टीन शेड, फर्श और शौचालय का निर्माण किया। वहीं ग्राम बलराम नगर से खेमपुर तक 3 किलोमीटर सड़क का पुनर्निर्माण किया और साथ ही ग्राम सीतापुर के एएनके इंटर कॉलेज तक 4 किलोमीटर सड़क का पुनर्निर्माण किया।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है हरिद्वार से, जहां माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है, वो भी आज तड़ाके की सुबह से ही हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड और अन्य गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। ऐसे में गंगा घाटों पर हर हर गंगे के जयकारे और मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालु पूरे विश्वास के साथ गंगा स्नान पर अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति की कामना करते हुए नजर आए। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन देवी देवता भी पृथ्वी पर आकर गंगा स्नान करते हैं, जिससे इस पर्व का महत्व और बढ़ जाता है। वहीं पौष पूर्णिमा पर पितरों के श्राद्ध और तर्पण का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इससे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रद्धा और भक्ति के इस महासंगम ने एक बार फिर हरिद्वार को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। पूर्णिमा के स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है, मोक्ष प्राप्ति। और हम अपने दोस्त पंडित जी के साथ आए हैं। उन्होंने हमें बताया कि हमें सुबह स्नान करना चाहिए, जो कि हमें बहुत ही आनंद आया। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम अभी। आज पौष पूर्णिमा है, जिससे इस पवित्र स्थान पर सभी स्नान करने के लिए आए हैं। स्नान करने से हमारा जीवन पवित्र होता है और हमारे एक एक पग रखने से भी, जब हम गंगा स्नान करने के लिए आते हैं तो एक एक कदम जब गंगा स्नान करने के लिए रखते हैं तो उसका भी गंगा का ही फल स्नान का ही प्राप्त होता है। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखो कोटिन यज्ञ समान। जब संत सम्मेलन हो या कोई भी धर्म का कार्य हो या गंगा स्नान हो, जब एक पग आगे बढ़ता है तो वो भी गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होता है। तो सभी को गंगा स्नान करना चाहिए। हमारे मन की भावनाओं की और हमारे पूर्वजों की भी पवित्रता होती है, उद्धार होता है उनका पुण्य प्राप्त हो सकता है। तीर्थराज प्रयाग में हर वर्ष में माघ मेला लगता है, उसका अधिक पुण्य होता है, क्योंकि अनेक संत महापुरुष वहाँ पधारते हैं। माघ में सभी देवी देवताओं का भी वास होता है, हमारे पूर्वजों का भी वहाँ वास होता है, जिसका गंगा स्नान करने से कल्याण होता है, उद्धार होता है। तो खबरों में आप सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माल्टा महोत्सव में शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माल्टा महोत्सव में मौजूद हैं। राज्यसभा के सांसद हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी भी हैं, हमारे दायित्ववान बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता हमारे कैलाश पंत जी, और हमारे लंबे समय तक कर्मचारियों के बीच में जिन्होंने काम किया है, संगठन किया है और सरकार में वह भी दायित्व के मुख्य दायित्व पर काम कर रहे हैं, श्री प्रताप सिंह पवार जी, हमारी कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी। विधायक पहली बार है, लेकिन उनका अनुभव बहुत बड़ा है, क्योंकि जितनी बार भी कपूर साहब विधायक बने उन सब चुनावों में आपका प्रत्यक्ष रूप से योगदान रहता था। और श्रीमती निर्मला जोशी जी और पिताजी और सभी लोग, काव्य जी और हमारे ले लिया था छोड़ दिया हमारे उद्यान विभाग, कृषि विभाग के सचिव श्री डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे जी, हमारे आए हुए सभी प्रगतिशील किसान, हमारे धीरू भाई, सभी मीडिया के मित्र, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, मैं आप सबका अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं। सभी किसान भाइयों का भी बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे सभी जनपदों में इस प्रकार का महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसके पीछे हेतु है
कि हमारे किसानों को, चूंकि माल्टा एक बहुत परंपरागत हमारा ये होने वाला ऐसा फल है कि जो हमारे पूरे उत्तराखंड की एक अलग से पहचान बनाता है, और माल्टा से बहुत भावनात्मक रूप से भी सबका संबंध है। जैसे ही माल्टा का नाम आता है तो अपना अपना गांव, अपना अपना पैतृक स्थान सबको याद आने लगता है, चाहे वो देश दुनिया में कहीं भी रहता होगा। जब भी हम माल्टा की बात करते हैं, ऐसा है ना कहा, तो माल्टा की पहचान हमारे सामने आ जाती है। और माल्टा महोत्सव के माध्यम से भी हमारे किसानों को एक अलग से पहचान मिले, उनको एक अच्छा बाजार मिले, इसके निमित्त ये किया जा रहा है। और विशेषज्ञों से भी तकनीकी मार्गदर्शन लेकर उसका आज यहाँ पर सही रूप से प्रदर्शन किया गया है। बहुत सारे हमारे माल्टा के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनको भी आज बहुत बड़ी पहचान पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर मिल रही है। और उत्तराखंड का जिस प्रकार का हमारा भौगोलिक परिवेश है, यहाँ का जिस प्रकार की जलवायु है और ऊंचे ऊंचे हिमालय है। मैं अभी अपने पैतृक गांव में गया, जो मेरा जन्म स्थान है, और नवंबर के महीने में मैंने देखा देहरादून से कहीं अधिक ज्यादा ठंड वहां पर थी। ऊंचा हिमालय वहां से दिखता है, और परंपरागत रूप से माल्टा वहां पर, मैं बहुत छोटा था तब से मुझे स्मरण है कि माल्टा स्वतः ही एक तरह से, मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त कहिए, भगवान के द्वारा प्रदत्त कहिए, बड़ी मात्रा में वहां पर माल्टा होता है। तो मैं एक गांव की बात नहीं कह रहा हूं, पूरे उत्तराखंड के अंदर इसके लिए हमारे यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं कि हम इस क्षेत्र में आगे कर सकते हैं। और इसमें इसको ये माल्टा हमारे लिए, राज्य की आर्थिकी के लिए भी, राज्य की समृद्धि के लिए भी। और अभी बड़ा अच्छा लगा मुझे कि पौड़ी जनपद के हमारे कहाँ गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के मौसम विभाग ने एक बड़ी खबर दी है। बता दें कि बीती देर संध्या केदारनाथ धाम सहित हिमालय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और संपूर्ण केदार घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है। ऐसे में सर्द हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ और सीमांत गांव के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में मौसम अगर इस तरह बन रहा है तो आने वाले समय में बासुकी ताल, मड़माई, महेश्वर, तुंगनाथ और कार्तिक स्वामी तीर्थ पर भी भारी बर्फबारी की संभावना है। बता दें केदारनाथ और हिमालय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में केदार घाटी में शीतलहर की भी संभावनाएं जताई जा रही है। सीमांत गांव में इससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। आपको बता, अब जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से केदारनाथ की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां भारी बर्फबारी देखने को मिली है। ऐसे में जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो सकता है। केदारनाथ और हिमालय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी देखने को मिली है। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट में रुद्रप्रयाग के सैमी धसारी गांव और चारधाम यात्रा मार्ग पर हो रहे बाईपास निर्माण को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई हुई। यह याचिका गांव के ग्रामीण मदन सिंह रावत के दायर याचिका पर हुई है। बता दें याचिका में कहा गया है कि रुद्रप्रयाग के कुंड में बाईपास निर्माण के कारण तलहाटी में बसे गांव और केदारनाथ हाईवे पर पत्थरों की बारिश हो रही है। इसके साथ ही निर्माण का मलुआ मंदाकिनी नदी में समा रहा है। याचिका में यह भी बताया गया है कि निर्माण कार्य के दौरान कोई सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं और मलुआ निस्तारीकरण के लिए कोई डंपिंग जोन भी नहीं बनाया गया है। इस वजह से गांव के लोग और हाईवे पर आने जाने वाले यात्री खतरे में हैं। ऐसे में सुनवाई के बाद कोर्ट ने जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग और कार्यदारी संस्थान को 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि याचिका में उच्च न्यायालय से प्रार्थना की गई है
कि कार्यदायी स्थान को निर्माण के दौरान ग्रामीणों और यात्रियों की सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश दिए जाएं। इस मामले से यह स्पष्ट होता है कि पर्वतीय इलाकों में निर्माण कार्य में सुरक्षा और पर्यावरण का ध्यान रखना कितना जरूरी है, ताकि यात्रियों को और स्थानीय लोगों को खतरा ना हो। जिसके नीचे गांव बसे हुए हैं और मंदाकिनी नदी बहती है। तो जो उसमें जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट है, क्योंकि एक सिंकिंग जोन है, बहुत फ्रेजाइल एरिया है और वहां पर जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें कोई ब्रैकेट वॉल्स नहीं बनाई गई है, मग डिस्पोजल मलबे का निस्तारण सही से नहीं हो रहा, तो उस कारण ग्रामीणों की स्कूल के प्रिंसिपल्स की ओर से यहाँ पे शिकायत की गई थी और जिसमें ये डिमांड की गई थी कि जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जो सुरक्षा के उपाय हैं वो रोड निर्माण में किए जाएं, ताकि निचले इलाकों पर मंदाकिनी नदी पर और जो सैमी भैंसारी गांव है वहां पर और केदारनाथ हाईवे यानी चारधाम मार्ग है उस पर पत्थरों की जो बरसात हो रही है ऊपर से वो रोकी जा सके। में 1 सप्ताह के अंदर शॉर्ट काउंटर एफिडेविट स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को और डीएम रुद्रप्रयाग को फाइल करने के लिए कहा गया। याचिकाकर्ता सेमी भैंसारी ग्राम के ग्रामीण थे मदन सिंह राव। अगली खबर देहरादून से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का एक बयान वायरल हुआ। इसमें उन्होंने कहा कि हम लड़की बिहार से मंगवा लेते, वहां महिलाएं 20 से 25 हजार रुपए में मिल जाती हैं। इसके विरोध में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतले के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने देहरादून के यमुना कॉलेज में मंत्री रेखा आर्या के आवास का घेराव करने का प्रयास किया। ऐसे में पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई, जिससे महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। ऐसे में ज्योति रौतेला ने कहा कि हमारे देश में महिलाएं देवी की तरह पूजी जाती है और महिलाएं बिकाऊ नहीं है। मंत्री के पति का यह बयान भाजपा की नीच मानसिकता दिखाती है। हम चाहते हैं कि रेखा आर्या अपने पति के साथ प्रेस वार्ता कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो महिला कांग्रेस उनके पति के खिलाफ पूरे देश में एफआईआर दर्ज कराएगी। देखिए, जिस तरीके से अंकिता भंडारी के केस में सीबीआई जांच की मांग लगातार हम लोग कर रहे हैं और उसमें भाजपा के जो संगठन प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उनका जो नाम आया उसके खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। और कल रेखा आर्या जी के जो पति हैं गिरधारी लाल साहू, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि महिलाएं तो 20-25 हजार में बिहार से मंगवा देते, इस तरीके की जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी। इस देश की महिलाएं वीरता के लिए जानी जाती हैं, उनको देवी की तरह पूजा जाता है, लेकिन वो बिकाऊ नहीं है। और इस तरीके का बयान एक महिला सशक्तिकरण के मंत्री, उनके पति का आना भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है और इसके खिलाफ लगातार हम लोग उनसे मांग कर रहे हैं कि वो सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने पति के साथ बैठे और उनसे बोले कि वो सारे देश की महिलाओं से माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ पूरे देश में महिला कांग्रेस की जो महिलाएं हैं वो एफआईआर दर्ज कराएंगे। रुक करते अगली खबर की ओर। देहरादून पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 6 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 7 पेटी आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों में उमेश कुमार, परमेश्वर चौहान, रोहित कुमार, सीता देवी, दिनेश और सुरेश शामिल है। इनके पास से कुल 195 पौवे टेका पैक देसी शराब, 54 पौवे माल्टा ब्रांड देसी शराब और 7 ट्रेटा पैक माल्टा शराब बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने शराब तस्करी में इस्तेमाल की गई एक स्कूटी भी सीज कर ली है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर शहर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने यह भी कहा कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखेंगे, ताकि शहर में अवैध शराब की तस्करी को पूरी तरह रोका जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह कदम शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने अगस्त मुनि के स्टेडियम निर्माण को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यह स्टेडियम काफी समय से बन रहा था और यहां कई युवा प्रशिक्षण भी ले रहे थे। उनका कहना है कि उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करना है और इस स्टेडियम के बनने से क्षेत्र के युवाओं को फायदा होगा। हालांकि स्थानीय लोग इस निर्माण को लेकर असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि यह जगह मुनि महाराज की है और यह किसी भी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए। इसके विरोध में ग्रामीणों में प्रदर्शन किया गया और साथ ही प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच विवाद बढ़ गया। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को कैसे संभालता है और विधायक की सफाई का स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों पर क्या असर पड़ता है। इस दौरान विधायक ने क्या कुछ कहा, आइए नजर डालते हैं। देखिए, अगस्त मुनि का जो खेल मैदान है वो वहां पर काम प्रारंभ हो चुका था और काम प्रारंभ होने के काफी समय बाद कुछ लोगों ने मतलब उस पे ये बात उठाई कि यहाँ पे मुनि जी का ये मैदान है, यहाँ पर मुनि जी की डोली का स्थान है और वहाँ पे हवन कुंड है। ये सब बातें जब चली तो एक दिन मैं भी वहां पे गई और मैंने भी कुछ विभाग से बात करी कि ये मतलब क्या मामला चल रहा है। तो मुझे पता चला कि वहां पे काफी समय पहले मेरे बनने से पहले ही वहां पे भूमि पूजन होकर के खेल मैदान का कार्य प्रारंभ हो चुका था और ये घटना लगभग कई महीने बाद की है। तो मैंने अधिकारियों से भी बात करी तो उन्होंने कहा कि ये जो खेल मैदान है ये एक स्टेडियम की यहाँ पर लोगों की मांग थी और स्टेडियम के रूप में इसको तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे कि इंडोर स्टेडियम भी बन चुका है। वहाँ पे कई जगह के बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं और कई वर्षों से ले रहे हैं। स्थानीय लोगों का जो विषय है वो ये है कि मुनि महाराज की जो वहां पर देवरा यात्रा होती है तो जब मुनि महाराज जी यात्रा के बाद अपने प्रवास के बाद जब अपने स्थान पे बैठने के लिए जाते हैं तो उस स्थान पे यज्ञ वगैरह किए जाते हैं। लेकिन वो चर्चा सब बैठने के बाद ही होनी थी। जब मैं एक दिन वहां पर हमारी पंचायत प्रतिनिधियों का एक दिन का प्रशिक्षण था और हम सब लोग वहाँ पे था तो कुछ लोग अचानक ही वहाँ पे आ गए थे। मैंने उनसे यही निवेदन किया था कि हम लोग बैठ करके अधिकारियों के साथ भी बैठ करके इसके बारे में चर्चा जब होगी तब इसका निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन अब कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जो मतलब उसको राजनीतिक रंग दे करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का भी काम कर रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।